हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज हम दोनों जीए की फैकल्टीज आपके सामने इसलिए आए हैं बिकॉज न्यूज भी बहुत बड़ी है और इस न्यूज को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हर एस्पेक्ट पे डिस्कस करेंगे। जो हमारे नए आरबीआई गवर्नर है, 11 ऑफ दिसंबर से इनके पास नई आरबीआई की पोजीशन आ चुकी है एज अ गवर्नर। तो इनके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। सिर्फ इन्हीं के बारे में नहीं, एग्जैक्टली आरबीआई गवर्नर इस पोस्ट को सिलेक्ट करने की प्रोसेस क्या होती है, इस पोस्ट में हम किसे हायर कर सकते हैं, उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है, एग्जैक्टली किस तरीके से इनके सारे रोल्स रहेंगे और हिस्ट्री क्या कहती है आरबीआई गवर्नर्स को लेके, ये सारी बातें आज आपके साथ डिस्कस होगी इस हमारे सेशन में। पर आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। जी मैम। और सेशन को एंड तक देखना है क्योंकि बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको इसमें बताने वाले हैं। प्रेजेंट जो गवर्नर हैं उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो नए गवर्नर बनने जा रहे हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्या चैलेंजेस इनको आगे फेस करने पड़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हमारे जो प्रेजेंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया और इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे ये अपॉइंट किए जाते हैं, क्या आप और हम भी बन सकते हैं आरबीआई के गवर्नर, जानना जरूरी है। बिल्कुल। तो हर एक चीज, जितने भी पॉइंट्स हैं सब बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जी। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। जी। ओके, तो सबसे पहले हमारे जो अभी नए आरबीआई के गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा जी, आप सबको पता है ये रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में। और ये आरबीआई के नए गवर्नर बनेंगे। ठीक है, प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर कौन है आप सबको पता है, जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। अभी रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट कमेटी थी है ना कैबिनेट की, उसकी अध्यक्षता पीएम मोदी जी ने की और उन्होंने ही इनके अप्रूवल को, मतलब इनका जो सजेशन था इनके नाम का, उसको इन्होंने क्या किया, अप्रूव किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपके लिए ये भी है कि जो कमिटी होती है उसको हेड करते हैं जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और फाइनल अप्रूवल वही देते हैं। ठीक है, इनका जो टेन्योर है वो स्टार्ट हो जाएगा 11 ऑफ दिसंबर से, यानी कि कल से। और हमारे जो प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, इनका टेन्योर आज यानी कि 10 ऑफ दिसंबर को ये खत्म हो रहा है। और यहाँ पर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो शक्तिकांत दास जी हैं जो हमारे प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर हैं, ही इज द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर इन द हिस्ट्री ऑफ द आरबीआई। अब सर आपको बताएंगे कि लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर आरबीआई के कौन है जी हाँ, सर। लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर की अगर बात करें तो जुलाई 1949 की बात करेंगे, तब से लेके जैन 1957 तक के बेंगाल रामा राव, इन्होंने सबसे ज्यादा टाइम के लिए आरबीआई को एज ए गवर्नर सर्व किया था। और उसके बाद शक्तिकांत दास साहब जी है जिनके पास इतना बड़ा टेन्योर रहा। बातें ये भी चल रही थी कि शायद इनको और एक टेन्योर मिल जाए, पर चीजें बदलती है, चेंज होती है। वो क्यों चेंज हुए, उनके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं स्पेकुलेशन है, उसके ऊपर भी हम आपसे बात करेंगे। पर वहां जाने से पहले एक बार हमारे नए आरबीआई गवर्नर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। द पॉइंट इज दैट संजय मल्होत्रा साहब, इनका अगर कार्यकाल देखें तो 11 दिसंबर से मैम ने मेंशन किया कि स्टार्ट होने वाला है, तो दिसंबर 2027 तक ये आरबीआई के गवर्नर के पोजीशन पर रहेंगे। अगर एक्सटेंशन मिला तो ऑब्वियसली कार्यकाल और बढ़ जाएगा। सर की बात करें तो सर आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट है, उसके बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स किया, उसके बाद ऑब्वियसली आईएएस ऑफिसर बने 1990 बैच के और राजस्थान कैडर से बिलोंग किया। अभी जैसे मैम ने बताया था आपको कि रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पे फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम कर रहे थे, पर उसके अलावा इनका अगर हम वर्क प्रोफाइल देखें, रेवेन्यू सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी, यहां पे भी निर्मला जी ही इनकी मिनिस्टर थी बिकॉज कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री उन्हीं के पास आती है। उसके बाद, उसके पहले सॉरी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे भी इन्होंने काम किया है। तो इनका अगर वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं बड़ा मोटा मोटा तो काफी स्ट्रांग है, स्पेशली फाइनेंशियल फील्ड में काफी स्ट्रांग है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ये जो संस्था है, ये फाइनेंशियल अथॉरिटी ही के तौर पे काम करती है, ये फाइनेंस ही प्रोवाइड करती है। तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड में इनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा है और इसीलिए आज हम इन्हें देख सकते हैं एज अ आरबीआई गवर्नर। जी। उसके पहले, आगे जाने से पहले, जो हमारे शक्तिकांत दास साहब है, इनके टेन्योर में क्या क्या चीजें हुई और क्या क्या मेन मेन फैक्टर्स थे और जो स्पेकुलेशन की बात मैं कर रहा था उसके बारे में एक बार प्रिया मैम आपसे बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पर जैसे आप सबको पता है कि जो संजय मल्होत्रा जी हैं वो शक्तिकांत दास जी को रिप्लेस करेंगे। बट इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम शक्तिकांत दास जी की बात करें तो ये आरबीआई के 25th गवर्नर रहे हैं, नंबर जरूर याद रखिएगा। और संजय मल्होत्रा जी के 26th आरबीआई के गवर्नर बनेंगे। ये एक वो पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर शक्तिकांत दास जी के टेन्योर में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारा चैलेंज इनको देखने को मिला। लाइक कोविड पैंडमिक भी इन्हीं के टाइम पर आया था, है ना। सो ड्यूरिंग हिज 6 ईयर टेन्योर, इनका जो 6 साल का कार्यकाल था,
That time RBI faced many challenges like COVID-19 जो कोविड पैंडेमिक आया था, यूक्रेन वॉर भी यहाँ पर देखने को मिला था, वेस्ट जो हमारा एशियन क्राइसिस है ये भी देखने को मिला था। तो इन सभी चीजों को टैकल करने में शक्तिकांत दास जी ने हेल्प किया था। और यहाँ पर अभी एक्चुअली जो 11th टाइम जो भी रेट्स हैं, पॉलिसी रेट्स हैं, रेपो रेट वगैरह जो अनचेंज रखा गया है ना, उसकी वजह से इनको थोड़ा सा कुछ अपोजिशन भी देखना पड़ा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मेजर चैलेंजेस इन्होंने फेस किए हैं। अब यहाँ पर हमारे जो नए गवर्नर बनने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको चैलेंजेस नहीं फेस करने। एक तो जो सबसे बड़ा हमारा चल रहा है चैलेंज इन्फ्लेशन, उसको वो कैसे टैकल करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस उनको देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में सर आपको बताएंगे कि उनके आगे क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। जी हाँ, चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमेशा रहता है क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, बड़ी डाइवर्सिफाइड है। पर शक्तिकांत दास साहब के साथ एक और चीज है जहाँ मैम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक टू बैक 2 बार उनको A+ कैटेगरी में रेट किया गया वर्ल्ड के सबसे Exactly. बेस्ट सेंट्रल बैंक हाँ। गवर्नर पे। इनको बेस्ट सेंट्रल बैंक गवर्नर का अवार्ड भी मिला बिकॉज़ अभी कोविड रिसेंट 19 में में, मिला है। जी हाँ, हाँ। कोविड 19 में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किसी सेंट्रल बैंक के गवर्नर का नहीं था जो हमारे शक्तिकांत दास साहब का था। तो कमेंडेबल जॉब उनका भी रहा है। ऑब्वियसली गलतियां निकालने वाले तो निकालते ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट अभी बात करेंगे चैलेंजेस की। सबसे बड़ा चैलेंज जो आज के डेट में हमारे देश का है, जीडीपी नीचे जा रहा है और इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है। ये जो थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ सिनारियो है, इस सिनारियो को हैंडल करना है। साथ में इमर्जिंग इकोनॉमी होने की वजह से इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है बहुत बार कभी डाउन चली जाती है, जो अभी रिसेंटली गई थी, और कई बार एकदम सडनली अप जाती है, जो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को हार्मफुल बन जाती है। ये भी एक फैक्टर है। दूसरा, दोनों चैलेंज हम साथ में देख रहे हैं। यस, अभी जीडीपी भी डाउन हो यस, रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और एक और चैलेंज है मैम जो दास साहब हमेशा कहते थे कि हमारे देश का अभी फिलहाल रिस्क चल रहा है साइबर सिक्योरिटी वाला। हाँ। वो बहुत बड़ा इशू है, वो भी इनको हैंडल करना है। और सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये अभी ऑफिशियली देश में लॉन्च करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के टेन्योर के अंदर रहेगी। सो डार्क हॉर्स, ये तभी भी मैम ने मेंशन किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बड़ी पोलाइट इंसान है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कभी नहीं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन है जस्ट लाइक शक्तिकांत दास साहब, और होपफुली ये इसे बहुत अच्छे तरीके से टैकल करेंगे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो एक और बात आती है मैम यहाँ पे कि किस तरीके से आरबीआई गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, प्रोसेस क्या होती है, क्या क्या चीजें होती है, तो उसमें एक बार बात कर लेंगे। 1934 का एक्ट है, इस एक्ट के तहत हम आरबीआई गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। तो अभी मैम ने भी एक बात कही थी कि अपॉइंटमेंट करने के लिए जो कमिटी है, उस कमिटी को हमेशा पीएम साहब लीड करते हैं। पर उस कमिटी से पहले एक सर्च कमिटी बनाई जाती है और ये सर्च कमिटी बेसिकली कुछ नाम ढूंढती है। सर्च कमिटी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, करंट आरबीआई गवर्नर रहेंगे, फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी रहेंगे और 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स रहेंगे। ये सर्च कमिटी कुछ नाम को शॉर्टलिस्ट करती है और ये नाम जाएंगे फिर अपॉइंटमेंट कमिटी के पास, जो कैबिनेट के लोग बैठते हैं, जहां पे मिनिस्टर्स बैठते हैं। फिनेंस मिनिस्टर भी रहेंगे वहां पे, किसी और मिनिस्टर को भी बिठा सकते हैं, वो पीएम साहब पे डिपेंड करेगा और पीएम साहब उसको लीड करेंगे और एक फाइनल वहां पे नाम के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन रहेगा कि भाई इन्हें हम बना देते हैं। तो उसी तरीके से ये सारा प्रोसेस चलता है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के भरोसे। यूजुअली जो टेन्योर है वो टेन्योर आपको एक 5 साल के आसपास दिखाई देगा और बाद में इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और एक्सटेंड किया जाता है यूजुअली, ये भी एक फैक्टर हमारे पास है ना। अगर प्रोफाइल देखे आज तक जो आरबीआई गवर्नर बने, मैम एक बार आप भी आ जाइएगा, तो आउट ऑफ 25 14 जो है वो आईएएस ऑफिसर्स रहे, आईएएस आईसीएस आईएएस ऑफिसर रहे के, एंड केवल 7 इकोनॉमिस्ट रहे आज तक के। और अगर हम यहां पे बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो होने ही चाहिए, 40 टू 60 इयर्स का एज ग्रुप का होना चाहिए। मैम एक बस बात शॉर्ट में मैं आपको पूछना चाहूंगा कि ये हमेशा ये वाले लोग क्यों दिखते हैं कि इकोनॉमिस्ट या आरबीआई में काम करने वाला इंसान ही क्यों नहीं दिखाई देता? ये सवाल कई बार बच्चों के आरबीआई दिमाग के में आता है। ऑफिसर क्यों नहीं बन यस, सकते हैं? यस, यस, यस। बिल्कुल। बिकॉज वहां पर होता है ना कि हमें कुछ एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है। जैसे कि अभी हमने देखा जो संजय मल्होत्रा जी हैं, इनका जो भी हमने बैकग्राउंड देखा तो ये फाइनेंशियल इकोनॉमी से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलेटेड है। और ये एक होता है ना कि बियॉन्ड द कैपेसिटी, एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें उस चीज की जरूरत होती है, हमारी जो इकोनॉमी है उसको ग्रो करने के लिए भी आउट ऑफ द बॉक्स हमें जाके सोचना ही पड़ेगा कुछ। अब लाइक जैसे इनके सामने बहुत सारे मेजर चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको भी पता है कि हम और आप उसको कैसे टैकल करना है हमें नहीं पता है, तो उसके लिए कुछ अलग करना होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कमिटी बनाई जाती है, सर्च कमिटी बनती है जो प्रॉपर तरीके से सबके वर्क को एनालाइज करती है, देन वो रिकमेंड करती है कि हम इनको बना सकते हैं, तब कहीं जाके फाइनल अप्रूवल मिलता है। क्यों सर, आपका यस क्या दोस्तों, ओपिनियन है? कैसा होता है कि स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट ऐसी 2 चीजें होती है। जब कोई इकोनॉमिस्ट होता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में 30-35 साल काम करता है, वो ना स्पेशलिस्ट हो जाता है। एक एक उसका दायरा ना सीमित होता है। देश को चलाना है, देश की एक बड़ी बैंक को चलाना है, तो आपको थोड़ा जनरलिस्ट एटीट्यूड होना चाहिए।
जैसे मैम ने कहा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, आपको सारे सेक्टर्स में क्या चल रहा है उसे कैसे मैनेज करते हैं, एक मैन मैनेजमेंट, एक सिचुएशन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। और शायद इसलिए यहाँ पे कई बार आपको आईएएस ऑफिसर्स दिखाई देंगे, जो जनरलिस्ट माने जाते हैं, जो हर फील्ड में काम कर सकते हैं, चाहे भले उनका एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ भी हो, बट दे कैन अंडरस्टैंड थिंग्स और लोगों से सही तरीके से काम भी करवा सकते हैं। तो इसीलिए पूरे हिस्ट्री में आपको ये एग्जाम्पल दिखाई देगा। दोस्तों हम यहाँ पे आपसे अलविदा कहेंगे, बट आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, जहाँ पे आपको हम और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।